हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संघीय विधायिका के अंतर्गत राज्यसभा वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने लोकसभा वाले टॉपिक को ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। जो जो लोकसभा वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो लोकसभा वाले वीडियो को देख लें, फिर राज्यसभा वाले देखें। तो इससे क्या होगा, मैं कंपैरिजन करते हुए पढ़ाऊंगा, जिससे आपको चीजें भूलेंगे नहीं और आपको सारी चीजें याद रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे राज्यसभा का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो राज्यसभा का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। देखेंगे, मैंने आपसे हर बार आपको बताया जब भी पढ़ा रहा था। संसद का उल्लेख 79 में, राज्यसभा का उल्लेख 80 में और लोकसभा का उल्लेख 81 में किया गया है। तो राज्यसभा का जो उल्लेख है अनुच्छेद 80 में किया गया है। आगे बढ़े तो राज्यसभा को उच्च सदन, विशेषज्ञ सदन, अस्थायी सदन और राज्यों का परिषद भी कहते हैं। देखेंगे राज्यसभा के अन्य नाम क्या क्या है। उच्च सदन, क्योंकि ये जो है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको उच्च सदन कहते हैं। यानी जो है मतलब कह सकते हैं ऊंचा वाला सदन जो है इसी को कहते हैं, यानी ठीक है। और निचला सदन कौन होता है, तो लोकसभा होता है। विशेषज्ञ सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कला से, साहित्य से, खेल से, विज्ञान से, इन सारे जो होते हैं क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति 12 लोगों को क्या करता है, जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है। अस्थाई सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होती है सदन, कभी भी इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, कभी भी इसका विघटन नहीं होता है। इसमें जो होती है आगे आता है तो समय समय बताता रहूंगा क्या इसमें क्यों विघटन इसका नहीं होता है। ठीक है, राज्यों का परिषद भी कहते हैं। क्योंकि राज्यों का परिषद क्यों कहते हैं, क्योंकि राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, इस सभा में यानी इस सदन में बैठकर उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे राज्यों का परिषद भी कहते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, अब देखते हैं राज्यसभा की संरचना कैसी होती है, मतलब राज्यसभा में कितने सीट होते हैं, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखेंगे राज्यसभा की अधिकतम जो है संख्या 250 निर्धारित की गई है। यानी यहाँ पर अगर अधिकतम सीट कितने हो सकते हैं राज्यसभा में, यानी राज्यसभा में अधिकतम जो है सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं। ठीक है, ये निर्धारित की है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगी। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि 250 मैक्सिमम सीट हो सकती है, जिसमें 238 राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाकर उसके प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वो मनोनीत कैसे होंगे कि वो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे विज्ञान, कला और साहित्य और खेल से संबंधित जो विशेषज्ञ होंगे, उनको राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यसभा में मनोनीत करेगा। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, अब देखते हैं, ये तो मैक्सिमम की बात होगी। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं, जिनमें इसमें 229 सदस्य राज्यों के तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए। क्योंकि अब क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर वाला जो है उसको 370 हटाकर उसमें संशोधन कर दिया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर हमारा जो है एक स्टेट ना होकर एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है। तो उसके वजह से क्या होगा कि अब जो होगा, यानी जम्मू कश्मीर में टोटल 4 सीटें थी राज्यसभा की, तो ये 4 सीटें इसमें से घटेंगी और ये हो जाएंगी 225 सीटें हो जाएंगी। और जो संघ राज्य क्षेत्र में जो 4 सीटें होती थी, वो 4 सीटों से बढ़कर कितनी हो जाएंगी, 8 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो 4 सीट है, जिसमें से 3 आपके दिल्ली में है, तो एक आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक सीट किस संघ राज्य क्षेत्र के पास है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, अब देखेंगे राज्यसभा की चुनाव प्रणाली कैसी होती है, यानी राज्यसभा में चुनाव कैसे होता है।
तो राज्यसभा के लिए यानी राज्यसभा के लिए राज्यों के सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। इसी कारण सर्वाधिक, यहाँ पे राज्यसभा कर लीजिएगा, सर्वाधिक राज्यसभा की सीट जो होती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम जो होती है सीट पूर्वोत्तर राज्यों में है, असम को छोड़कर। सभी के पास एक एक सीट है, देखेंगे। तो मतलब उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक सीट है। और जो पूर्वोत्तर राज्यों में जहां जनसंख्या कम है वहां पे सभी के पास सबसे कम यानी एक एक सीट है, वो भी असम को छोड़कर। ठीक है, असम में ज्यादा नागरिक रहते हैं, इस वजह से वहां की सीटें ज्यादा हैं, लेकिन बाकी सभी जो है पूर्वोत्तर राज्यों में सभी के पास एक एक सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिएगा, राज्यसभा का चुनाव समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ये क्या है, जिसके मतलब इसी पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी का चुनाव होता है। उसी चुनाव के द्वारा राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनका भी चुनाव इसी पद्धति के द्वारा होता है। नाम क्या है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये टॉपिक जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला, ये जो क्या होता है, इसको मैंने राष्ट्रपति वाली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, तो ये वाला भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही एकल संक्रमणी मत भी मैंने आपको वहां पे बताया, तो आप याद रखिएगा राज्यसभा का जो चुनाव होता है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से याद रखिएगा लोकसभा का जो चुनाव होता है वो होता है, क्या होता है, सार्वभौमिक जो है वयस्क मताधिकार द्वारा होता है, और जबकि इनका समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। ठीक है, देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। आज जो है टॉपिक में काफी कंफ्यूजन रहेगा, तो उस कंफ्यूजन को बहुत अच्छा क्लियर किया जाएगा, जिससे कि आपको राज्यसभा वाले टॉपिक से दिक्कत न हो, क्योंकि इसमें उम्र का बहुत हेर फेर है, उम्र का और साथ ही जो उनके कार्यकाल का बहुत हेर फेर है। तो उनको खूब अच्छे से सुनिएगा और एक फिगर माइंड में बैठ जाएगा, आप याद हो जाएगा। राज्यसभा का जो सदस्य है उसके सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितना है, 30 वर्ष। याद रखिएगा लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, इसलिए उसकी उम्र 25 वर्ष होती है। इसको उच्च सदन कहते हैं, इसलिए इसकी जो न्यूनतम उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है। तो उच्च सदन में हमेशा 30 वर्ष और निम्न सदन में हमेशा 25 वर्ष होती है। आगे बढ़े। राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुन कर आते हैं। तो जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच से क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो सीटें हैं वो 404 है। उन 404 में से जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई यानी लगभग एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, उससे चुनकर इसमें आते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुनकर आते हैं, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। राज्यसभा की अवधि क्या होती है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। सभी को पता है अस्थायी सदन क्यों है, क्योंकि इसके जो होते हैं एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और उन पर पुनः चुनाव कराकर उन सीटों को भर लिया जाता है। तो हमेशा क्या होता है उसमें जो होती है अचानक क्या होती है, उनको विघटित नहीं होते हैं, वो 2-2 वर्ष में एक तिहाई जाते हैं और एक तिहाई आते हैं, मतलब नए पुराने होते रहते हैं। देखेंगे राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं और पुनः चुनाव कराकर इन सीटों को भरा जाता है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि अस्थायी सदन कौन है, तो राज्यसभा है। और कितने सदस्य इसके मतलब जो होते एक तिहाई सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं, तो याद रखिएगा 2 वर्षों में ही सेवानिवृत्त होते हैं। और कितने, एक तिहाई, मतलब जैसे क्या है, एक तिहाई का मतलब वही 100 का जो आप निकाल लेंगे, एक तिहाई का मतलब वहां से निकाल लीजिएगा, ऐसे नहीं। एक तिहाई मतलब अगर ये समझे लें आप, मान के चले 10 है तो 3.33 समथिंग वहां से हो जाएगा, और 100 का देखेंगे तो वो 33.33 जो हो जाएगा वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जैसे हमने लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पढ़ा था तो उसमें 5 वर्ष था, और राज्यसभा देखिएगा यहाँ से कंपैरिजन कर लीजिए। लोकसभा निचला सदन है तो उसमें जो है उसमें जाने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष है,
और राज्यसभा में जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, 30 वर्ष है, क्योंकि ये उच्च सदन है। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, क्योंकि वो निम्न सदन है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि ये उच्च सदन है। आगे बढ़े। सदन के सदस्यों का वेतन एवं भत्ता। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते लेने का अधिकार है। ये मैंने लोकसभा वाली वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि सदन में दोनों एक जैसा है, इस वजह से मैं एक ही वीडियो में दोनों को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे समय भी मिल जाएगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते लेने का अधिकार है। मतलब जो भी दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, वो संसद द्वारा जो निर्धारित वेतन है उसको लेने के अधिकार उनको प्राप्त हैं। आगे बढ़े। 1954 में बनाए गए सदन सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन की व्यवस्था की गई है, जिसे 2018 में वेतन को बढ़ाकर 50,000 से लेकर अभी 1 लाख कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे जैसे क्या है, अगर आप समझिए, मतलब अगर जो है कि ये अगर 1954 में जब बना था तो उस समय कुछ भी वेतन या भत्ता रहा होगा उनका, लेकिन वर्तमान समय में जो उनका ये वेतन है, सिर्फ वेतन की बात है, भत्ते की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। भत्ता उत्ता जो भी मिला के जितना होगा वो अलग बात है, लेकिन बता दूं कि यहाँ जो है 50,000 पहले था इनका वेतन, अब इसे 2018 में बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। ठीक है। और जैसे प्रधानमंत्री की बात की जाए, मैंने जब आपको प्रधानमंत्री पढ़ाया था तो उसमें प्रधानमंत्री सदस्य किसके थे, तो वो भी एक सदन के सदस्य थे, और उनकी जो सैलरी थी 1,60,000 थी। तो समथिंग इनकी भी सैलरी इसी के आसपास होगी जब वेतन भत्ता को पूरा मिलाएंगे तब। लेकिन नॉर्मली आपको याद रखना है कि जो होती है इनका वेतन कितना होता है, जो सदन के सदस्य होते हैं तो उनका 1 लाख होता है। ठीक है, आगे बढ़े। साथ ही इनको अलग से 5 करोड़ प्रतिवर्ष मिलता है। मतलब प्रत्येक जो है सांसद को, क्योंकि जो सदन के सदस्य होते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हीं को हम लोग सांसद भी कहते हैं, तो सांसद को प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपया अलग से दिया जाता है, जिससे वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य को कर सके। मतलब उन्हें 5 करोड़ रुपया अलग से दिया जाएगा, जिससे वो निर्वाचन क्षेत्रों में विकास का कार्य कर सके। अब भले वो खा जाएं या काम करें, वो उनके पर निर्भर करता है। लेकिन ये भी जान रखिएगा, उनको ये पैसा डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, वो डीएम के माध्यम से दिया जाता है, यानी वहाँ जिला अधिकारी जो होते हैं उनको ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है, और उस पैसे से मतलब थोड़ा सा इस पारदर्शिता को लाने के लिए ये प्रोसेस किया गया है। ध्यान रखेंगे, उनके वेतन और भत्ते के अलावा उन्हें प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपया दिया जाता है अपने क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए। ओके, चलिए। संसद का अधिवेशन एवं गणपूर्ति। जब मैंने आपको लोकसभा पढ़ाया था तब भी आपको बताया था अधिवेशन क्या होता है, गणपूर्ति क्या होती है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे शॉर्ट में थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया था, संसद में 3 प्रकार के अधिवेशन बुलाए जाते हैं। 3 प्रकार के अधिवेशन होते हैं, जिसको आपने देखा होगा कि एक होता है बजट सत्र होता है, दूसरा होता है वर्षाकालीन सत्र होता है, फिर एक शीतकालीन सत्र होता है। तो 3 प्रकार के अधिवेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीनों? पहला होता है बजट अधिवेशन, दूसरा है वर्षाकालीन अधिवेशन, और तीसरा है शीतकालीन अधिवेशन। बजट कब होता है? फरवरी से मई होता है। वर्षाकालीन जुलाई से सितंबर होता है, और शीतकालीन जो होता है नवंबर से दिसंबर होता है। लेकिन मैंने उस समय भी आपको बताया था, अब भी बता रहा हूँ, ये बार बार 2-3 बार बताने का ये मतलब है कि आप धीरे धीरे सीख जाइए, समझ जाइए कि चीज़ों को ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो बजट अधिवेशन है वो राज्यसभा में, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। अगली वाली लाइन चेक करते हैं, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। राज्यसभा में बजट अधिवेशन को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, इसलिए राज्यसभा में प्रतिवर्ष कितने होते हैं अधिवेशन? तो 4 अधिवेशन होते हैं, क्योंकि बजट अधिवेशन को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। एक बार बजट का पूरा डिस्कशन हो जाएगा, फिर एक बार बजट का पूरा डिस्कशन होगा। तो इसलिए क्या होता है, राज्यसभा में जो है प्रतिवर्ष कितना अधिवेशन हो जाता है? 4 हो जाता है। अब देखिए, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए, मतलब कह सकते हैं एकदम न्यूनतम कोरम के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? अगर 25 सदस्य मान लेते हैं, अगर कोई राज्यसभा है उसमें, अगर हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास राज्यसभा है, इस जो है राज्यसभा में 245 मेंबर हैं,
लेकिन अगर उस दिन मतलब किसी भी दिन मान लेंगे, किसी भी दिन अगर 25 मेंबर भी पहुंच जाते हैं तो उस दिन भी सदन का जो है कार्य वो नियमित रूप से चलेगा। लेकिन अगर 25 मेंबर से भी कम लोग आते हैं तो उस दिन कार्य नहीं चलेगा। इसको बहुत एग्जाम्पल के तहत मैंने लोकसभा वाले वीडियो में क्लियर किया था। स्कूल वाला कुछ एग्जाम्पल लिया था कि स्कूल में क्या है कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें देखा गया था अगर 10 बच्चे से भी कम आएंगे तो जो होगा, जो पढ़ाई वाला कार्यक्रम है वो रोका जाता है। अगर 10 बच्चे भी आ गए तो पढ़ाई वाला कार्यक्रम को चालू रखा जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का 1/10वां जो भाग है। ओके, आगे बढ़े। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अरे लोकसभा नहीं, यहाँ पे राज्यसभा है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से मैं करेक्ट करके जब पीडीएफ दूंगा तो करेक्ट आपको कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा वाला टॉपिक था तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा करेक्ट करके बनाया गया है इसको, तो इसलिए थोड़ा कहीं कहीं रह गया है। तो देखेंगे राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। मतलब अगर हम बात करें कि राज्यसभा का सभापति, सभापति का मतलब होता है राज्यसभा में जो संचालन का कार्य करता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सभापति बोला जाता है। और सभापति कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर उपराष्ट्रपति वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आप फिर गलती कभी नहीं कर सकते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति जान लीजिएगा कि वो राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता। अब देखिएगा एक लाइन, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जब उपराष्ट्रपति है तो राज्यसभा का सदस्य कैसे होगा, क्योंकि राज्यसभा में किसी राज्य का तो प्रतिनिधि कर नहीं रहा है, वो कहाँ है, वो तो मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। तो वो क्या होता है, राज्यसभा का सभापति जरूर होता है लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का क्या होता है, वो लोकसभा का मेंबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो राज्यसभा का जो मतलब सभापति है वो क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सभापति अपना शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। मतलब एक तरह से सभापति का मतलब आप यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हैं कि सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति अपना शपथ किसके समक्ष लेता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। तो सीधे सीधे लाइन में बोला गया है सभापति अपना जो है शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है तथा त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा, क्योंकि भाई उपराष्ट्रपति है तो वो शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष लेगा। यानी एम वेंकैया नायडू जो हैं भले आपके क्या है मतलब जो है मेंबर ऑफ ये है राज्यसभा हैं, लेकिन क्या है अपना जब उनको शपथ लेना होता है तो किसके समक्ष लेंगे, तो है रामनाथ कोविंद के समक्ष लेंगे। और त्यागपत्र देना होगा यानी रिजाइन लेटर देना होगा तो भी किसको देंगे, तो उन्हीं को देंगे। आगे बढ़े। सभापति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। देखिएगा अभी मैंने आपको बताया कि मेंबरों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है, लेकिन सभापति चूंकि ये उपराष्ट्रपति होते हैं इसलिए इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, मात्र 5 वर्षों का होता है। जबकि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है, तो 6 वर्षों का होता है। आगे बढ़े। सभापति बनने की न्यूनतम उम्र, देखिए लोकसभा अरे सॉरी राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र जो होती है वो 30 वर्ष होती है। लेकिन सभापति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। क्योंकि 35 वर्ष का कोई व्यक्ति हो जाएगा तभी वो क्या बन पाएगा, तभी वो उपराष्ट्रपति बन पाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है। ध्यान रखिएगा सभापति बनने का जो न्यूनतम उम्र है कितना है, 35 ईयर है। आगे बढ़े। देखिए अब सभापति का कार्य क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। सभापति का कार्य होता है सभा का संचालन करना तथा सामान्य प्रक्रियाओं में वोट नहीं करते हैं। जब मतलब किसी बिल पर जो वोटिंग होती है तो सभापति उस कंडीशन में वोट नहीं करते। लेकिन अगर किसी विधेयक या किसी बिल में जो मत बराबर हो जाता है, मत बराबर होने का मतलब है कि उस विधेयक या बिल में क्या हो जाए कि जो मत का मतलब यहाँ पे आप लीजिएगा दोनों के वोटिंग बराबर हो जाए। नहीं सत्ता पक्ष भी अगर मान लीजिए 100 वोट पड़ने थे तो 100 वोट में 50 वोट सत्ता पक्ष की तरफ पड़ गए और 50 वोट जो है विपक्ष की तरफ से पड़ गए, तो वो क्या होगा उस समय जो हो जाएगा दोनों का इक्वल वोट हो जाएगा। तो जब मत बराबर हो जाते हैं, यानी वोट बराबर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो है सभापति निर्णायक मत दे सकता है। और जिस तरफ देगा वही बिल, अगर बिल पास होने की तरफ दे दिया तो बिल पास हो जाएगा, अगर बिल पास होने के नहीं दिया तो बिल पास नहीं होगा। आगे बढ़े। राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है, देखिएगा अभी जब
सभापति की बात हो रही थी, सभापति को मैंने बताया था कि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों के बीच से चुनकर आता है, इसलिए वो राज्यसभा का सदस्य होता है। जैसे मान के चलिए जो हमारे यहाँ जो मॉनिटर की बात करें, यानी क्लास का जो मॉनिटर होता है वो उसी क्लास से चुनकर आता है, लेकिन जो टीचर होता है उस क्लास का सदस्य नहीं होता। वो टीचर क्या होता है, बाहरी होता है। लेकिन जो अगर हम मॉनिटर, उस टीचर के द्वारा एक मॉनिटर बना दिया जाता है, तो मॉनिटर क्या होता है, उसी जो है क्लास का स्टूडेंट ही होता है। तो इसी तरीके से जो सभापति है वो क्या है, मतलब राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन जो उपसभापति है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। तो ध्यान रखेंगे, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है तथा इन्हीं के बीच से चुना जाता है। जब भैया जब वो सदस्य होगा तो जाहिर सी बात है इन्हीं के बीच से ही चुना जाएगा। दूसरा, उपसभापति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है, 30 वर्ष। क्यों न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष क्यों रखा गया है, क्योंकि आप इससे समझ जाइए कि जब उन्हीं के बीच से ही चुना जा रहा है तो और क्या है कि कोई व्यक्ति जो है 30 वर्ष के, मतलब 30 वर्ष अगर उम्र को प्राप्त कर लिया है, पहुंच गया है, तो वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और सदस्य ही जो बनता है वो तो उपसभापति बनने लायक भी है। इसलिए उपसभापति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 30 वर्ष है, जबकि सभापति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है, तो आपके 35 वर्ष है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। देखिए सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए उसका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, यानी उपसभापति जो होता है अपना जो है त्यागपत्र या रिजाइन लेटर जो है किसको देता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आगे बढ़े। उपसभापति का कार्य सभापति के न रहने पर राज्यसभा का संचालन करना, कार्यों का देखरेख करना। जब सभापति जो है वो राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं रहेंगी तो उस कंडीशन में सारे कार्यों को देख रेख कौन करता है, तो जो है उपसभापति करते हैं। ओके, आगे बढ़े। प्रथम, अब आपके वन लाइनर क्वेश्चन इन विविध के क्वेश्चन शुरू हुए। प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन है, प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये जो है राज्यसभा के सभापति थे, यानी ये वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और दूसरा बात करें वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है, तो डॉक्टर वेंकैया नायडू, यानी जो है ये वर्तमान में यानी प्रेजेंट में कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ओके, आगे बढ़े। प्रथम राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो एस बी कृष्णमूर्ति राव, यानी पहले ये जो थे पहले उपसभापति थे एस बी कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान की बात करें कौन है, तो वर्तमान में जो है हरिवंश नारायण सिंह है। तो ये आपके जो हो जाएंगे, यहाँ से इतने क्वेश्चन बन गए। ओके, मुझे लग रहा है कि सारे टॉपिक को मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपका कंप्लीट कर दिया। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।